एक विशाल काला नाग धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ रहा था। नाग तने पर लिपटकर ऊपर चढ़ने लगा। उसकी फुंकार की आवाज पूरे जंगल की खामोशी को चीर रही थी। उसी आवाज से मीरजादा की नींद खुली। ये कैसी आवाज है? अभी तो सब शांत था। ये फुंकार किसकी है? और ऊपर से ये बच्चों जैसी आवाज। वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ। उसकी नजर नाग पर पड़ी जो आधे पेड़ तक पहुंच चुका था। मीरजादा ने बिना देर किए तलवार खींच ली। जैसे ही वो आगे बढ़ा, नाग ने तुरंत नीचे झपटकर फन फैला लिया। मीरजादा एक कदम पीछे हटा। नाग ने सीधा वार किया। उसका फन हवा को चीरता हुआ मीरजादा के कंधे के पास से निकला। नाग ने फिर झपट्टा मारा। एक पल के लिए नाग की चाल डगमगाई। बस उसी क्षण मीरजादा ने पूरी ताकत से तलवार चलाई। एक ही तेज वार, नाग का फन अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कुछ पल तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। ऊपर घोंसले में बैठे बच्चे कांपते हुए नीचे देखने लगे। क्या वो चला गया? नीचे वाला मनुष्य, उसने हमें बचाया है क्या? मीरजादा ने और गहरी सांस ली। कुछ ही समय में हंस और हंसनी दूर से लौटते दिखाई दिए। उनके पंखों की फड़फड़ाहट तेज थी, जैसे उन्हें कोई अनहोनी का आभास हो। जैसे ही वे पास आए, उन्हें नीचे बिखरा हुआ नाग दिखाई दिया। ये नाग? हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? माँ, नीचे वाला मनुष्य, उसने हमें बचाया। हंसनी की नजर मीरजादा पर गई। वो कुछ दूरी पर खड़ा था, तलवार म्यान में रख चुका था। हंस और हंसनी मीरजादा को ध्यान से देख रहे थे। मनुष्य, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेले कैसे पहुँचे? और बिना किसी स्वार्थ के हमारे बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मेरा नाम मीरजादा है। मैं अपने राज्य से बहुत दूर आ चुका हूँ। रास्ते में था, थक गया था, यहाँ सो गया। जब आवाज सुनी तो देखा कि खतरा ऊपर है, और जहाँ तक बात जान जोखिम में डालने की है, जो सामने अन्याय दिखे उसे देखकर चुप रहना मेरे स्वभाव में नहीं। तुम जानते थे कि वो नाग कितना विशाल था? उसके विष की एक बूंद भी तुम्हें खत्म कर सकती थी। अगर एक वार भी चूक जाते तो आज हमारे बच्चे अनाथ होते। और तुमने बिना सोचे तलवार उठाई। ऐसा साहस आजकल दुर्लभ है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से हम तुम्हारे ऋणी हैं। तुमने हमारे बच्चों का जीवन बचाया है। ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। जो चाहो मांगो, हम अपनी क्षमता भर तुम्हारी सहायता करेंगे। मैंने इस सहायता किसी इनाम के लिए नहीं की। अगर मैं इनाम सोचकर तलवार चलाता तो शायद हाथ कांप जाता। लेकिन एक बात है, निसंकोच कहो, मैं एक खोज पर निकला हूँ, और शायद तुम्हारी सहायता से वो पूरी हो सके। पहले दिन उसे आजादी का उत्साह था। दूसरे दिन रास्ता कठिन होने लगा। तीसरे दिन से थकान हावी होने लगी। सफर करते करते कई दिन बीत गए। कभी पहाड़ी रास्ते, कभी सूखी जमीन, कभी छोटे गांव जहां लोग उसे अजनबी निगाहों से देखते। उसने कई रातें खुले आसमान के नीचे गुजारी। एक बार रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला। किधर जा रहे हो राजकुमार? किसी को खोजने। जंगलों में खोजने वाले अक्सर खुद खो जाते हैं, संभल कर जाना। उस बात में मीरजादा को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर किया, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार वो एक ऐसे घने जंगल में पहुंचा जहां पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी थी जैसे किसी अनजान यात्री को रोक लेना चाहती हों। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में नमी थी और अजीब सी खामोशी। मीरजादा ने अपने घोड़े को रोका। बस, अब और नहीं। घोड़ा भी थक गया है और मैं भी। इतने दिनों से लगातार सफर कर रहा हूँ। थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। उसने घोड़े को पास की घास पर छोड़ दिया और एक ऊंचे फैले हुए वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। तलवार अपने पास रखी और पीठ तने से टिकाई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। उसी वृक्ष की ऊंची डाल पर एक घोंसला था। उसमें हंस और हंसनी के छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। वे अभी उड़ना नहीं जानते थे। तुमने देखा नीचे क्या है? वो जो काला सा कुछ हिल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ भी यहाँ नहीं है। अब क्या करेंगे? वो पेड़ पर चढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो? नीचे सूखी पत्तियां हिली। इसकी नजर नाग पर पड़ी जो आधे पेड़ तक पहुँच चुका था। मीरजादा ने बिना देर किए तलवार खींच ली।
जैसे ही वो आगे बढ़ा, नाग ने तुरंत नीचे झपटकर फन फैला लिया। अभी 2 समुद्र और बाकी हैं। परियों का देश अब दूर नहीं, बस धैर्य बनाए रखना। क्या तुम्हें लगता है यहाँ कोई भी यूं ही चला आता है और रानी से मिल लेता है? ये कोई साधारण दरबार नहीं है। यहाँ तक आ जाना ही तुम्हारी भूल है। कई आए पर वापस नहीं जा सके। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो तब दोनों पकड़े जाएंगे। मैं अभिनय कर सकता हूँ। जंगल में जीने वाला जीव हूँ। कई बार शिकारी के सामने मृत बनकर बचा हूँ। बस तुम्हें एक पल भी व्यर्थ नहीं करना होगा। जैसे ही वे मेरी ओर आए, तुम वस्त्र उठा लेना। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। एक समय की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके 3 पुत्र थे। 2 बड़े पुत्रों का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नियां सगी बहनें थीं। तीसरा और सबसे छोटा पुत्र मीरजादा अभी भी कुंवारा था। मीरजादा स्वभाव से शांत, गंभीर और थोड़ा अलग सा था। दरबार की राजनीति से दूर रहता, अधिकतर समय घुड़सवारी, तलवारबाजी या पुस्तकालय में पुरानी ग्रंथ पढ़ने में बिताता। दोपहर का समय था। धूप महल के आंगन में छन कर गिर रही थी। दोनों भाभियां बैठी थीं। उनके सामने फल की टोकरी रखी थी, पर ध्यान फलों पर कम और चर्चा पर ज्यादा था। देखो बहन, अब तो मुझे समझ नहीं आता। इतनी बार कहा, समझाया, इशारा किया, पर ये मीरजादा है कि मानता ही नहीं। हमारी छोटी बहन में आखिर कमी क्या है? कमी तो कुछ भी नहीं। वो सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, पर इसे तो जैसे खुद पर बड़ा घमंड है। ऐसे बात करता है जैसे दुनिया की सारी राजकुमारियां इंतजार में खड़ी हों इसके लिए। सच कहूँ तो मुझे तो चिंता होने लगी है। लोग भी पूछते हैं, छोटे राजकुमार का विवाह कब होगा? क्या जवाब दे हम? और हमारी बहन बेचारी हर बार उम्मीद बांध लेती है, फिर उदास हो जाती है। इतने में आंगन के बाहर से घोड़े की टापों की आवाज आई। मीरजादा अभ्यास से लौट रहा था। उसने घोड़ा सेवक को सौंपा और पानी पीते हुए आंगन की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसे अपनी ही चर्चा की झलक सुनाई दी। वो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर बोला, भाभी, अगर बात मेरी हो रही है तो सामने कहिए। पीछे से ताने क्यों मार रही हैं? अच्छा तो सुन लो सामने से ही। तुम तो जानते ही हो, हम चाहते हैं कि तुम हमारी छोटी बहन से विवाह कर लो। घर की लड़की है, हमें भी सुकून रहेगा और महल में सब अपने ही रहेंगे। मैंने पहले भी कहा था भाभी, विवाह कोई सौदा नहीं होता। सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता कि आप चाहती हैं। दिल से मन नहीं है। दिल से मन नहीं है? तो क्या हमारी बहन तुम्हें पसंद नहीं, या तुम खुद को उसे बहुत ऊंचा समझते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर जब मन तैयार नहीं तो किसी की जिंदगी क्यों बांधूं? वाह रे देवर्ज, बातें तो बड़ी समझदारी की करते हो, पर असल में बात कुछ और है। तुम्हें लगता है हमारी बहन तुम्हारे लायक नहीं। मैं बार बार बात को मोड़ क्यों रही है? मैंने साफ कहा है मन नहीं है। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? हमें भी समझ में आता है कि तुम क्या सोचते हो। तुम्हें कोई साधारण लड़की नहीं चाहिए, तुम्हें तो शायद कोई परियों की रानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारी बहन से इनकार कर रहा है तो जरूर कोई बड़ी हस्ती लाएगा। क्यों देवर जी, कौन सी सब्ज परी ब्याह कर लाओगे? दोनों भाभियां जोर से हंसने लगी। मीरजादा का चेहरा तमतमा उठा। उसे हंसी से ज्यादा चोट उस शब्द ने पहुंचाई, सब्ज परी। आपने क्या कहा अभी? सब्ज परी? हाँ सब्ज परी, परियों की रानी। क्यों डर गए क्या नाम सुनकर? बड़ा आया हमारी बहन को ठुकराने वाला। जाओ, अगर इतना ही घमंड है तो सब्ज परी को ही ब्याह कर लाओ, हम भी देखें कैसी होती है वो। ठीक है भाभी, अगर मेरी पसंद पर इतना ही संदेह है तो सुन लीजिए, मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ सब्ज परी से। अच्छा, तो कब जा रहे हो परियों के देश? बहुत जल्द। ये कहकर मीरजादा पलट गया। उसके कदम तेज थे। वो सीधे अपने कक्ष में पहुंचा। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और कुछ देर खिड़की से बाहर देखने लगा। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या सच में कहीं सब्ज परी होती है या ये सिर्फ एक ताना था? तभी उसे बचपन की एक बात याद आई। महल के बूढ़े माली ने कभी कहा था, राजकुमार, इस राज्य के उत्तर में घना जंगल है, वहाँ कई रहस्य छिपे हैं। कहते हैं कभी कभी चांदनी रात में हरी रोशनी आसमान से उतरती दिखती है। मीरजादा की आंखों में चमक आ गई। अगर दुनिया में कहीं भी सब्ज परी है तो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, और अगर नहीं है तो खोज कर साबित कर दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं।
इतना कहकर मीरजादा पलटा और महल को अलविदा कर सब्ज परी की तलाश में निकल पड़ा।